अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रीवियस लेक्चर में जो था वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे जो है कंप्लीट एक लेक्चर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और देन किस तरह से जो है वो क्या करती हैं, हमारे जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या पॉसिबल चीज़ें जो है वो या ट्रांजिशन जो है वो कॉज करती हैं। आज का जो हम टेक्निक स्टार्ट करेंगे वो है बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, किस तरह से जो है वो डिफरेंट सैंपल्स के एनालिसिस के अंदर जो है वो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, बेसिक इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और देन जो है हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन टेक्निक है जो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स, मेटलॉइड्स या वैरायटी ऑफ डिफरेंट सैंपल्स को जो है वो एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा रिलायबल है, सिंपल है, कन्वीनियंट हम कह सकते हैं। और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट 60 to 70 एलिमेंट्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है। मीन्स के ना सिर्फ हमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद है। इसके अलावा हमारे सैंपल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक एनालाइट की कितनी अमाउंट मौजूद है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, तो हम उस लिहाज से भी जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से काम करती है, क्योंकि हमारा जो है वो सिलेबस या कोर्स जो है वो बेसिकली ये कि हमने बेसिक्स देखनी है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या, किस तरह से जो है वो काम करती है, किस तरह से हम डिफरेंट सैंपल्स या वैरायटी ऑफ द सैंपल्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। ठीक है, सिंपल क्या है कि अगर हम इसका देखें तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ द सैंपल अवेलेबल होते हैं। मोस्टली क्या है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल को करते हैं किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके जो है वो उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। देन हम उसको क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमारे पास क्या होता है कि हम उसकी एटोमाइजेशन करवाते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट सोर्स, थर्मल सोर्सेज के जरिए जो है हम उसकी एटोमाइजेशन करवाना। एटोमाइजेशन का मतलब क्या स्टेप होता है कि जो भी हमारा सैंपल है अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ कंपाउंड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो उसको हमने क्या करना है, एटम्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। एटोमाइजेशन जब होती है, ठीक है, एटोमाइजेशन या मीन्स क्या, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो जो भी हमारा सैंपल है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स जो है वो मौजूद होंगे। उस एटम्स को क्या करते हैं, जब वो एटम्स के ऊपर हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की हम कहते हैं कि उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या रेडिएशन हम उसमें से पास आउट करवाते हैं तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट को या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। सेम वही प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन या एनर्जीज जो है वो सैंपल के एटम्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारे सैंपल के अंदर जो कंपाउंड्स थे, जो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुए हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जितनी वो एनर्जी या जितनी वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं वही रेडिएशंस, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो बेसिकली क्या हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, हमारा जो भी सैंपल है, ठीक है, सैंपल हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है। लाइक मैंने जैसे बताया कि मोस्टली मेटल्स के लिए जो है हम एनालिसिस के लिए जो है हम क्या करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। तो सैंपल को हमने क्या करना है कि किसी भी सूटेबल लिक्विड के अंदर जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसको एटोमाइज़र के अंदर जो है वो क्या करते हैं, एटोमाइजेशन उसकी करवाते हैं, वेपर्स के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया कि हमने उसको जो है वो हीट किया, हीट करने के बाद वो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट। जब वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, वेपर्स के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। मीन्स क्या क्या हमारे पास जो भी सैंपल था, चाहे वो कंपाउंड्स की फॉर्म था, साल्ट्स की फॉर्म में था, किसी भी फॉर्म में था, तो हमने उसको क्या किया, सबसे पहले एटम्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स हो सकते हैं और जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके साथ, क्योंकि कुछ क्या होता है कि कुछ एटम्स हमारे पास जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारे पास ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, कुछ जो है वो क्या करते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे एटम्स के साथ डील कर रहे हैं जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं, देन हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाएगी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लेकिन वो वाले एटम जो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं और जिनको हमने क्या कहा है कि हमने क्या करनी है, हीट या एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है, देन वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और जितनी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वही हम मेजर करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो किनके साथ होता है, उन तमाम एटम्स के साथ जो क्या है ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, जिनके ऊपर जब हम एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है वो जब रेडिएशन उसके अंदर से पास आउट करवाते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, तो वही हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। और जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल के अंदर एनालाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन या कितनी अमाउंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं इसका प्रिंसिपल आपको बताऊं, और सबसे पहले उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो साइंटिस्ट एलन वाल्श ने जो है वो 1954 के अंदर जो है वो एलन वाल्श 1954 में जो है वो उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि बेसिकली जो है वो किस तरह से काम करती है। प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ व्हेन अ बीम ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस कौन सी, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जो हम कहते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि एटम जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन ही जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ is passed through the vaporized atom present in the flame, atoms present in the flame then atom absorb the radiation and decrease in the intensity of the radiation and decrease in the intensity of radiations and decrease in the intensity of the radiations will be directly proportional to the proportional to the amount of atoms present in the ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मीन्स जो हमारे पास यहाँ में, तो बेसिकली से इसका प्रिंसिपल है जो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हम क्या करते हैं कि रेडिएशन की बीम जो है वो हम स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो बीम पास आउट करवाते हैं।
जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हमने वेपराइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया होता है थ्रू एटोमाइजर। एटोमाइजर के अंदर जो है फ्लेम एज अ थर्मल सोर्स का काम करता है, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं अपने सैंपल को वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे रेडिएशन के पास आउट करवाते हैं, हमारा जो सैंपल के अंदर मौजूद एटम्स होते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितनी वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे उनकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी उस रेडिएशन की। तो जितनी इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज आएगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली रिलेट करेगा कि हमारे पास जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारे पास कितने एटम्स जो है वो मौजूद है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर एनालाइट की अमाउंट कितनी मौजूद है जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, जिससे वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी इंटेंसिटी के अंदर उतना ही डिक्रीज आएगा और वो डायरेक्टली रिलेट करेगा हमारे सैंपल के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल फार्मूला है कि बेसिकली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। टोटल अगर हमने कैलकुलेट करनी है एब्जॉर्ब एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, और बेसिकली हम इससे भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो कैलिब्रेशन कर्व भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को रन करते हैं, देन हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करके और उस कैलिब्रेशन कर्व के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है वो हम मेजर करते हैं। फार्मूला है बेसिकली पाई ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एन इंटू एफ ओवर एम सी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो E जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शो करता है, मास ऑफ द एटम। E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, M जो है वो मास ऑफ द एटम, C जो है वो वेलोसिटी ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी, इसके अलावा हमारे पास N जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, और F जो है वो बेसिकली ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती हैं, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है वो हम क्या कर सकते हैं मेजर करते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि स्पेसिफिकली जो है हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को डिटेक्शन के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हमारे पास सैंपल है, हम सैंपल के अंदर जो है वो सोडियम की डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेंज के ऊपर ही क्या होता है कि हम सोडियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम सोडियम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो 589 नैनोमीटर की रेडिएशंस जो है वो पास आउट करवाएंगे, तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन हम पास आउट कराते हैं तो जो हमारे पास सैंपल के अंदर सोडियम मौजूद है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास कैल्शियम मौजूद है तो हम 433 नैनोमीटर की रेडिएशन पास करवाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास मरकरी मौजूद है या फिर हमारे पास कॉपर है तो मरकरी के लिए 254 नैनोमीटर की हम रेडिएशन जो है वो पास आउट करवाते हैं। मीन्स क्या क्या कह सकते हैं कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो मोस्ट वर्सटाइल टेक्निक हम इसको जो है वो कंसीडर करते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70 एलिमेंट्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन पास आउट करवाते हैं, जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं अपने सैंपल के अंदर से जो है वो एनालाइट की जो है वो डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने अगर इसकी एग्जांपल दी कि लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सोडियम मौजूद है तो सोडियम के लिए जो हमारे पास रेडिएशन के लिए जो वेवलेंथ की ज़रूरत होती है वो 589 नैनोमीटर है। मीन्स कि क्या कि वो 589 नैनोमीटर की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेगा। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिवली हम क्या कर सकते हैं सोडियम को जो है वो अपने सैंपल के अंदर से एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास पोटाशियम है तो पोटाशियम जो है वो 767 नैनोमीटर की ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इट्स मीन हमें एक स्पेसिफिक रेडिएशन जो है वो पास आउट करवानी पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास
हॉलो कैथोड लैम्प होता है। हॉलो कैथोड लैम्प के अंदर जो है वो हम स्पेसिफिकली वही एनालाइट जो हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उसी एनालाइज को जो है वो उसी एनालाइट को जो है वो हॉलो कैथोड लैम्प के अंदर यूज़ किया जाता है, ताकि वही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वही स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट हो और वही स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन हमारे सैंपल के अंदर से पास आउट हो, ताकि उसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को हमारा सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम का अगर हम देखें तो 423 होता है नैनोमीटर। मीन्स क्या कि वो सिर्फ इसी रेडिएशन की इसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी दूसरी वेवलेंथ की रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिहाज से जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि बेसिकली क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है इसकी, कौन कौन से इसके बेसिक पार्ट्स हैं, किस तरह से जो है वो सारे पार्ट जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर वन बाय वन हम इसके जो है सारे पार्ट्स ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला पार्ट आएगा हॉलो कैथोड लैंप। इसमें हमारे पास कैथोड होता है, एनोड होता है जो हमारा कैथोड, और हमने क्या कहा था कि जो भी हमारा कैथोड होता है वो बेसिकली स्पेसिफिकली उसी एनालाइट का बना हुआ होता है जो हम एनालाइज करना चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बेसिकली हमारा एनोड आ गया। ठीक है, उसके बाद हॉलो कैथोड लैंप है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होती है, इनर्ट गैस मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंस। ठीक है, लेंस के बाद हमारे पास आएगा हमारा एटोमाइजर। ठीक है, ये हमारा वेस्ट मटेरियल, और यहाँ से जो है वो जो भी हम अपना सैंपल की इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ हमारे पास इस तरह की शेप इसकी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद अगेन लेंस आता है। ठीक है, लेंस के बाद फिर नेक्स्ट हमारा आएगा मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के अंदर ग्रेटिंग्स भी यूज़ होती हैं या फिर प्रिज्म जो है वो मोनोक्रोमेटर का काम करता है। देन हमारे पास आता है डिटेक्टर। देन हमारे पास आएगा एम्पलीफायर, और एट द एंड हमारे पास रिकॉर्डर। ठीक है, अब अगर हम इसको मज़ीद फाइन कर लें, रिफाइन, तो क्या है, यहाँ से जो है वो हमारे पास रेडिएशन जितनी भी पास आउट होंगी हमारे पास जो हमारा लेंस है
के ऊपर हमारी रेडिएशंस फॉल करती हैं, ठीक है। रेडिएशंस फॉल करेंगी, उसके बाद लेंस जो है वो उसको फोकस करता है मेन जो हमारे पास फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फ्लेम का, ठीक है, फ्लेम है। तो ये भी जो भी रेडिएशंस है यहाँ से फ्लेम के अंदर पे जो हमारा सैंपल जो है वो वेपोराइज फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या मौजूद है, सैंपल मौजूद है, जो हमने यहाँ से हमारी सैंपल की इनलेट है, और यहाँ पे ये हमारा सैंपल, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल, जो हमारा सॉल्वेंट या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास नेबुलाइज़र का काम करता है। नेबुलाइज़र का काम क्या होना है कि जो हमारा सैंपल होता है वो सैंपल को फाइन एरोसोल के अंदर कन्वर्ट करके जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है फ्लेम के अंदर। यहाँ से जो है वो हमारे पास फ्लेम के जो ऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं वो है एसिटाइलिन प्लस एयर, ठीक है। क्या है, एसिटाइलिन प्लस एयर। जब ये बर्न होते हैं तो ये 3000 केल्विन तक का जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर जो है वो फ्लेम का किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो सैंपल होता है उसकी उसकी जो है वो एटोमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर अगेन हमारे पास लेंस आता है, ठीक है। रेडिएशंस पास होंगी, पास आउट होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन से लेंस है। लेंस का फिर क्या काम है, लाइट की जो भी रेडिएशंस आती हैं उनको क्या करना, फोकस करना, ठीक है। जितनी भी हमारे पास जो भी रेडिएशन होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जाएंगे क्या होती है, लेंस से पास आउट होने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारा प्रिज्म यानी कि मोनोक्रोमेटर है। और यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जो यूज़ हो रहा है वो हमारा प्रिज्म है। ये हमारे पास लेंस है जिनका काम क्या है, फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हमारा हॉलो कैथोड लैंप है, या फिर हॉलो कैथोड लैंप यूज़ होता है, जो कि हमारा क्या है, रेडिएशन सोर्स है। हेलो कैथोड लैंप हमारा क्या काम करता है, एज एन रेडिएशन सोर्स के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास कैथोड है हमारा, और ये हमारे पास एनोड है। और एनोड जो है वो बेसिकली टंगस्टन का जो है वो बना हुआ होता है, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है इसका बना हुआ होता है हमारा एनोड, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है वो हमारा क्या मौजूद है, एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। मीन्स लाइक अगर हम सोडियम की डिटेक्शन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो मौजूद होगा वो सोडियम ही मौजूद होगा एज एन कैथोड के तौर पे जो काम करेगा। एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस हमारे पास क्या हो सकते हैं, या तो हीलियम होगी या फिर आर्गोन। इसके अंदर जो हमारे पास है वो क्या है, इनर्ट गैस, जिसकी आयोनाइजेशन होती है, हीलियम होगी हमारे पास, या फिर वो क्या होती है, आर्गोन हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास से क्या आती है, सॉरी एक चीज़ सिल्ट होती है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सिल्ट होती है। तो जितनी भी रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, हमारे प्रिज्म जो है वो उसको सिल्ट के ऊपर फोकस करता है। देन वो हमारे पास कहाँ पे जाती है, डिटेक्टर पे। और जो यहाँ पे डिटेक्टर जो हमारा यूज़ होता है वो क्या है, हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो यूज़ होती है, जो कि एज एन डिटेक्टर के तौर पे काम करती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास हमारा सिग्नल जो भी जनरेट हुआ है उस सिग्नल को जो है वो एनालाइज करने में डिटेक्टर जो है वो काम हमारे घर डिटेक्टर के तौर पे जो है वो, ठीक है। इसके ऊपर नोड्स बनी हुई होती हैं जो क्या करती हैं, सिग्नल को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे पास आती है यहाँ पे एक होती है नोड्स, और इस तरह से जो हमारा सिग्नल है वो क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक है। और सेल से हमारे पास कहाँ आएंगी,
डायरेक्टली जो है वो इसमें एंटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास डिटेक्टर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारा एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या होता है, जो हमारे पास क्या करता है, लाइंस जो है वो शो करता है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो शो करता है कि क्या क्या कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी के अंदर जो है वो रेडिएशन के कितना डिक्रीज आया, वो हमारे पास क्या आ जाता है, लैंप के अंदर जो है वो सॉरी रिकॉर्डर जो है वो उसको रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, इसका मैं देख लूँ यहाँ पे, ये जो है हमारा एटोमाइजर है पूरा, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स देखे। ये हमारे पास रिकॉर्डर है, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के अंदर भी कैथोड और सॉरी डिटेक्टर के अंदर भी जो है वो कैथोड और एनोड से जो है वो लिंक्ड होते हैं। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है जो कि काम करती है, और जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर ये जो हमारे पास डायनोड्स बने हुए होते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो भी फोटॉन्स होते हैं उनको जो है वो ये मतलब अगर हम कहते हैं कि कोई भी फोटोन इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो इसके साथ क्या करती है, उस सिग्नल को जो है वो इन्हांस करके हमें क्या करती हैं, डिटेक्ट करने के अंदर हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्पलीफायर, देन हमारे पास रिकॉर्डर, इस तरह से जो है वो बेसिक अगर हम देखें तो ये इसकी सारी की सारी बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर मैं इसको एक दफ़ा से जो है वो रिवाइज करूँ तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हम लाइक सोडियम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे हॉलो कैथोड लैंप के अंदर हमारे पास जो हॉलो कैथोड लैंप है, जो कैथोड हमारा बना हुआ था बेसिकली वो उसी एलिमेंट का बना होता है जिसका हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक अगर हम सोडियम का को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो सोडियम का जैसे हमने पढ़ा कि बेसिकली इसकी क्या वेवलेंथ होती है कि 589 नैनोमीटर की जो है वो रेडिएशन को सोडियम एब्जॉर्ब करता है। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास हॉलो कैथोड लैंप बना हुआ होता है वो स्पेसिफिकली हमारे पास सोडियम का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। अब गैस के जो गैस शीट मौजूद होती है जो इनर्ट गैस के तौर पे यूज़ होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी हम आयोनाइजेशन करवाते हैं। जब हम उसके अंदर से 300 टू 500 वोल्ट का जो है वो हम करंट प्रोवाइड करते हैं, तो पास आउट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो ये गैस मौजूद है इसकी आयोनाइजेशन होगी। तो आयोनाइजेशन होने की वजह से ये क्या करती है, जब हमारे पास ये जो कैथोड के अंदर हमारा मेटल मौजूद है, जो भी एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, इसके साथ इंटरेक्ट करती है, उसको जो है वो इंटरेक्ट करके एज रिजल्ट क्या करेगी कि जो भी इसके अंदर एटम्स मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वापस आते हैं तो एज रिजल्ट क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करते हैं। वही रेडिएशन लेंस से हम क्या करवाते हैं, फोकस करवाते हैं फ्लेम के ऊपर, जहाँ फ्लेम के अंदर हमने क्या किया, वो अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया नेबुलाइजर के जरिए। हमारे पास जो हमारा सैंपल होता है वो प्रॉपर एरोसोल के अंदर कन्वर्ट होता है। देन उसकी क्या होती है, एटोमाइजेशन। एटोमाइजर का बेसिकली क्या है कि जो भी अगर सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना। देन जो भी हमारे पास सैंपल मौजूद है कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद है, उसको क्या करना, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। एटोमाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है। देन हमारी रेडिएशन है उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स जाएंगे। देन वो वापस क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के लिए वो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रेडिएशंस है वो हमारे पास लेंस से फोकस होकर मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास आउट होकर डिटेक्टर के पास जाती है। और देन डिटेक्टर जो है वो हमें डिटेक्ट करके बताता है कि जो रेडिएशन जो है, कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की जितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब की है। तो जितना अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज होगी, वो डायरेक्टली रिलेट करेगी अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनालाइट की अमाउंट जो है वो सैंपल के अंदर मौजूद है, या हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उतने ज़्यादा ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम्स मौजूद है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए सैंपल के अंदर मौजूद डिफरेंट एनालाइट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने क्या करना है, अगर हम कैल्शियम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो ये हॉलो कैथोड लैंप है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कैल्शियम का होगा। ठीक है, जो हमारा कैथोड होगा। उसी तरह से हम आयनाइजेशन करवाएंगे। देन आयनाइजेशन की वजह से क्या होगी, जब वो हमारे एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं। वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वही स्पेसिफिक रेडिएशन जो है वो इमिट करेंगे, और वही स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन हमारा सैंपल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी एब्जॉर्प्शन होती है वही हम डिटेक्टर की हेल्प से जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है वो यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर रेडिएशंस मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस बेसिकली जैसे हमने पहले ही ऑलरेडी देखा था कि क्या किया जा सकता है कि इसको हम क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो कौन सा कंपोनेंट मौजूद है, क्योंकि हमने कहा कि हम स्पेसिफिकली हर एक एनालाइट के लिए स्पेसिफिक जो है वो हॉलो कैथोड लैंप यूज़ करते हैं।
और वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्वालिटेटिवली हम जो है वो सैम्पल का एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कह सकते हैं कि इतना हमारे पास इतना एक्यूरेट या इतना ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता जितना हमारे पास इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम जहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक हम जो है वो इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर वैरायटी ऑफ द सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए, सिरामिक्स के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमने बहुत सारे हमारे पास वैराइटीज़ हैं, हम सॉइल के सैंपल्स हैं, इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, फूड सैंपल्स भी हैं हमारे पास, सब हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के जरिए। सिरामिक्स है, सिरामिक्स है, इसके अलावा सॉइल वाटर एनालिसिस या फिर मेटलर्जी वगैरह जितनी भी मेटल्स हैं इनका सबका हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें बेसिकली हमने देखा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसका हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा कि किस तरह से जो है वो काम करती है। देन हमने उसकी जो है वो जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन देखी कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हर एक पार्ट का जो है वो डिफरेंट वर्किंग होती है, और किस तरह से जो है वो हर एक पार्ट जो है वो अपना हर एक पार्ट का जो है वो क्या रोल होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एट द एंड जो है वो हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी जनरली कि किस तरह से कहाँ पे जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, चीप भी हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, सिर्फ हमें जो है वो जो इसके लिए ऑक्सीडेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सैंपल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एडवांटेज है कि इसकी डिटेक्शन ऑफ लिमिट जो है वो बहुत कम होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पीपीएम टू पीपीबी तक के लेवल के जो है हमारे पास अगर कोई सैंपल के अंदर जो है अमाउंट मौजूद है, पीपीएम टू पीपीबी अगर हमारे पास जो है वो सैंपल के अंदर अमाउंट मौजूद है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। मीन्स इसके लिए हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये एक बेसिकली इसका एडवांटेज जो है वो हम कह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।